बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9th है वो का जो टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है ये हम लोग देखते हैं। अब देखें आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ना ये मिनिमम एनर्जी होती है। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल ऑफ ए गैसियस एटम ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है रिमूव करने के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं या लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं। ठीक है, फ्रॉम द बैलेंस शेल फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब आइसोलेट गैसियस एटम में, तो वो एक सेपरेट पड़ा हो गैसियस एटम की फॉर्म में। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। जैसे अभी देखिए सोडियम का जो है 11 एटॉमिक नंबर होता है तो इसका आउटरमोस्ट में ये पहले ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसका आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब जो इसका इनर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 10 है। ठीक है, तो अब इसकी जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसकी जो अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियस के साथ वो कम है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड और फर्स्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको जो है रिमूव करना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट शेल इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड शेल इलेक्ट्रॉन। तो इसको जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए मतलब रिमूव करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैस एटम, इसे क्या बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये हमेशा पॉजिटिव मतलब हमें देनी पड़ती है एनर्जी, पॉजिटिव है एंडोथर्मिक है। ठीक है, इसमें कैटाइन बनता है हमेशा। ठीक है, ये एक तो एंडोथर्मिक है, हमें हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है, हमेशा हमें एनर्जी देनी पड़ती है और ये इसमें हमेशा कैटाइन बनता है। अब जैसा सोडियम का देख लें, सोडियम में कितनी एनर्जी देनी पड़ती है 496 किलो जूल पर मोल। ठीक है, पर मोल ऐसे भी लिख सकते हैं वो स्लैश लगा के, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड थी। अब ठीक है, अभी ये अगर फर्स्ट के निकाल दिया, ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब यहाँ से ये न्यूक्लियस है, जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये शेल भी जाहिर सी बात है रिमूव हो जाना है। तो अब इसके पास कितने शेल रह गए सोडियम के पास 2। ठीक है, अब पीछे कितने इलेक्ट्रॉन है 10 रह गए उसके पास। ठीक है, अब ये जो है एक तो शेल रिमूव हो गया, अब इनकी जो अट्रैक्शन है वो अब न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा, अगर हम इस जो है पहले जो 11 इलेक्ट्रॉन थे उसमें जो आउटरमोस्ट जो 1 इलेक्ट्रॉन था आउटरमोस्ट शेल में उससे कंपैरिजन करें तो इनकी जो अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ वो ज़्यादा है। तो अब इसको अगर रिमूव करेंगे तो हमें इससे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी 496 किलो जूल पर मोल से। ठीक है, 496 किलो जूल पर मोल से हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी फिर जाके कहीं ये रिमूव होगा ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि एक तो ये कंप्लीट है तो 8 इसके पास पूरे हैं इस शेल के पास, और अट्रैक्शन भी न्यूक्लियस का काफ़ी ज़्यादा है। तो इस इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको फिर एनर्जी 496 से ज़्यादा ही देंगे तो ये फिर तो निकलेंगे। इसी तरह अगर इनको निकाल लेंगे तो पहले ये तो सारे निकालेंगे फिर ये, तो इनको उससे भी ज़्यादा एनर्जी देंगे तो फिर ये जाके ये निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी तरह जो है अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सक्सेसिव शेल से निकालते जाएंगे तो जो एनर्जी है वो भी आयोनाइजेशन एनर्जी वो भी बढ़ती जाएगी। तो इसका जो है ग्रुप में क्या ट्रेंड है पीरियड में क्या ट्रेंड है वो हम लोग देखते हैं। इसका जो ग्रुप में क्या ट्रेंड है, ग्रुप में जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता रहता है। जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा, जो साइज़ इंक्रीज़ होगा तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़। अब ये कैसे, जो एटॉमिक रेडियस है वो इनके उल्टा है। जो आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनका ट्रेंड सेम है। ग्रुप में ये सारे डिक्रीज़ होते हैं और पीरियड में सारे इंक्रीज़ होते हैं। अब साइज़ इंक्रीज़ होगा, आई से ऊपर से नीचे जाए तो साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। जैसा ये लिथियम का है, ये सोडियम का है, ये आगे हालिने की पोटाशियम का है, रुबीडियम का है। तो जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो ऐसे कम होती जाएगी और हमें इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाएगा। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो निकालना आसान होगा तो हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो वो निकल जाएगा। इसी तरह अगर रुबीडियम है, सीजियम है, तो इनका जो इलेक्ट्रॉन है वो निकालना इससे भी ज़्यादा इजी होता जाएगा।
तो इसका जो नंबर ऑफ जो शेल है वो इंक्रीज़ होते जाएंगे ऊपर से नीचे और साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो निकालना आसान होगा। क्यों निकालना आसान होगा? क्योंकि जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो कम होती जाएगी। पीरियड की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। इंक्रीज़ क्यों हो गई? क्योंकि जो साइज़ है एटम्स का वो कम होता जाता है लेफ़्ट से राइट में। तो जो साइज़ है एटम्स का वो लेफ़्ट से राइट कम होता जाता है। तो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो इंक्रीज़ होती जाती है, मतलब बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो पीरियड में जो है आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है और ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है। यही सेम ट्रेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का भी है और यही जो सेम ट्रेंड है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी है। तब कर लेते हैं रीडिंग। आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी है रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, जो कि मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन हो फ्रॉम द वैलेंस शेल में ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम में जो वैलेंस शेल है उसके लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने की जो एनर्जी चाहिए उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी एंड सो ऑन। व्हेन देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ वैलेंस शेल, जब वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जैसा ग्रुप 1 में, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इट विल बी कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जो एनर्जी रिक्वायर होगी रिमूव करने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को तो क्या बोलेंगे? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर मोल। तो इसे किस में एक्सप्रेस करते हैं? किलो जूल पर मोल में। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम इज प्लस 496 किलो जूल पर मोल। सोडियम में जब सोडियम कैटायन में चेंज हो गया, प्लस इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, कितनी एनर्जी दी? प्लस 496 किलो जूल पर मोल। तो ये हमेशा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जो एनर्जी है वो या हीट हमें देनी पड़ती है और ये इसमें कैटायन बनता है हमेशा। When there are more than one electrons in the valence shell, अगर वैलेंस शेल में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, दे कैन बी रिमूव्ड वन बाई वन प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर एनर्जी। तो ये जो है ऐसा ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देके हम रिमूव करना शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। जो मैग्नीशियम है ये आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखता है? 2 रखता है। इट इज़ ईजियर टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मैग्नीशियम देन द सेकेंड वन। तो ये ज़्यादा इजी होता है कि किसी का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे मैग्नीशियम का देन सेकंड वन से। अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो कैटायन बनेगा प्लस इलेक्ट्रॉन देगा। कितनी एनर्जी चाहिए? 737 किलो जूल पर मोल। अब इसी का जो वैलेंस शेल का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो कितनी एनर्जी चाहिए? इसके डबल 1450 किलो जूल पर मोल। इसी तरह का तीसरा करेंगे, मतलब इसके दो, ये ग्रुप सेकंड से बिलोंग कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब ये शेल ही रिमूव हो गया। जो थर्ड करेंगे तो वो तकरीबन 7000 कुछ हो जाती है एनर्जी, मतलब तब जाके ये कहीं अपने जो है शेल से, इनर शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। मतलब जाहिर सी बात है वो शेल रिमूव हो गया तो वो जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो और बढ़ गई है। जिस शेल है इससे अगला शेल है वाइन शेल से, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन निकालना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उसकी एनर्जी 7000 तक चली जाती है। तो उतनी एनर्जी देंगे तो वो अपना फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगी। इसी तरह एल्यूमिनियम के केस में फर्स्ट है, उसके आउटरमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, तो उसकी वो आइसोस एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की, उसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी, फिर सेकंड की, फिर उससे ज़्यादा थर्ड की। तो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज रिलेटेड टू द एटॉमिक साइज। आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो एटॉमिक साइज से रिलेट कर रही होती है। द स्मॉलर द रेडियस ऑफ द एटम, जो एटम का जो रेडियस है वो स्मॉलर होगा, मतलब साइज स्मॉलर होगा तो रेडियस भी उसका स्मॉलर होगा। द स्ट्रोंगर द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस, जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी किन के दरमियान? एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। एंड हायर द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, तो वैल्यू आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो हाई होती जाएगी, जैसा ये पीरियड की बात कर रहे हैं। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ वैल्यू दस इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी फ्रॉम लेफ्ट से राइट पीरियड में, डिक्रीज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, और टॉप टू बॉटम वो ग्रुप में डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? कि जो साइज़ है वो बढ़ता जाएगा, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता जाएगा, तो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की वो कम होती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन जो निकालना आसान होगा हमारे लिए। तो ग्रुप में जो है वो एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है और पीरियड में इंक्रीज़ कर रही है। अब यहाँ पे देखेंगे पीरियड में लिथियम की
520 है और नियॉन की 2081 है। तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ जाते जाएंगे तो वो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है और अट्रैक्शन जो बिटवीन न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो रहा है। इसका यूनिट क्या है? किलो जॉल पर मोल। देखते हैं फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट में, मतलब ग्रुप में ऊपर से नीचे जो साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? तो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो कम हो रही है, तो हमें इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो रहा है। तो ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज एंड आयनाइजेशन एनर्जी आल्सो डिक्रीज। जो अट्रैक्शन है उनकी वो बाउंड करने की न्यूक्लियस के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को वो भी कम हो रही है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम हो रही है। अब लिथियम की 520 और सीजियम की 377 है। अगर अब हम ओवरऑल पीरियोडिक टेबल की बात करें तो हीलियम की जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन है जो होती है 2372 किलो जॉल पर मोल। मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में हीलियम की सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है और सीजियम की सबसे कम होती है 377 किलो जॉल पर मोल। सीजियम देखें तो एक मेटल है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर देते हैं, और हीलियम जो है एक नॉन मेटल है तो अपने इलेक्ट्रॉन मतलब वो इजीली लूज़ नहीं करता। ठीक है, सीजियम की सबसे कम है, लोएस्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी, जबकि हीलियम की हाईएस्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा एडिशन है, तो हम लोग मतलब नॉलेज के लिए देख लेते हैं कि तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम और आयन इन अ गैस फेज। सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट द आयोनाइजेशन एनर्जी। जो कुछ सेवरल फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को। सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक साइज या रेडियस। तो जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज होगा उसकी उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। लार्जर एटम्स हैव लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी बिकॉज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर फ्रॉम न्यूक्लियस एंड लेस अट्रैक्टिव टू इट। तो जो लार्जर एटम होंगे उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी। क्यों होगी? जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनकी जो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन है वो कम होगी, तो इस वजह से इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम होगी। इसी तरह एटॉमिक साइज कम होगा तो वो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, तो उनका रेडियस कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि उनकी जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की वो ज़्यादा होगी। अब जो दूसरा फैक्टर है वो है न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक नंबर। एटम्स विद अ हायर एटॉमिक नंबर, हायर एटॉमिक नंबर होगा तो मोर प्रोटॉन टेंड टू हैव ए आयोनाइजेशन एनर्जी because the increased nuclear charge pull the electrons closer to the nucleus making them harder to remove। तो जो हायर एटॉमिक नंबर होगा तो मतलब उसके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो ज़्यादा होंगे, उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा हो जाएगा, वो अट्रैक्शन जो होगी इलेक्ट्रॉन्स की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के न्यूक्लियस के साथ वो ज़्यादा होगी, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो निकालना मुश्किल होगा। इस वजह से जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो फिर ज़्यादा होगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। आगे थर्ड है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का क्या इफेक्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी पे? तो इलेक्ट्रॉन्स इन इनर शेल्स शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फुल इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। जो इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, या इनर शेल्स होते हैं, वो शील्ड कर देते हैं जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, तो उनकी जो अट्रैक्शन है वो कम कर देते हैं। तो जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो मोर शील्डिंग रिजल्ट इन अ लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा तो लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो इसी तरह इसके उल्ट है। फोर्थ नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटम्स विद स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सच एज नोबल गैसेस और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जनरली हैव हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये जो नोबल गैसेस हैं या हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं ये हायर आयोनाइजेशन एनर्जी रखती हैं बिकॉज इट इज़ हार्डर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेबल अरेंजमेंट। तो इनकी जो अरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की वो स्टेबल होती है, तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है वो मुश्किल होता है, तो इस वजह से इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो हाई होती है नोबल गैसेस की, और जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स रखते हैं एटम्स उनकी। नंबर 5 पे है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये कैसे अफेक्ट करता है आयोनाइजेशन एनर्जी पे? इज द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन एटम। मतलब जो ये नेट पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सपीरियंस करता है, टेकिंग इनटू अकाउंट बोथ द फुल न्यूक्लियर चार्ज एंड द शील्डिंग बाय द अदर इलेक्ट्रॉन्स। ये न्यूक्लियर चार्ज भी रखते हैं और शील्ड भी करते हैं अदर इलेक्ट्रॉन्स का भी। A higher effective nuclear charge leads to the higher ionization energy।
तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतनी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जितना न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, उतनी उसकी कम होगी। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस लिहाज से डिपेंड कर रहा होता है। आगे जो 6 फैक्टर है वो सब लेवल यानी ऑर्बिटल टाइप। इलेक्ट्रॉन्स इन एस ऑर्बिटल्स आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस। जो एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्लोजेस्ट होते हैं न्यूक्लियस के एंड एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन मेकिंग देम हार्डर टू रिमूव। और जो इनकी अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस के साथ वो ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्गर होती है, इधर से जो इलेक्ट्रॉन होता है रिमूव करना मुश्किल होता है। एज यू मूव टू पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, तो अगर पी डी एफ ऑर्बिटल्स की तरफ मूव करें तो इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से दूर होंगे एंड आर मोर शील्डेड बाय इनर इलेक्ट्रॉन। इनके दरम्यान जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा होंगे, वो शील्ड कर देंगे। तो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो कम हो जाएगी, मेकिंग देम ईजियर टू रिमूव। फिर इनको रिमूव करना ईजी हो जाएगा। दस देयर आयोनाइजेशन एनर्जी इज लोअर। तो जो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी है फिर वो लो हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है, एस की, फिर पी, फिर डी और फिर एफ की। तो these factors are influence the ionization energy of an atom and the ionization energy generally increases across a period। तो ये जो फैक्टर हैं ये आयोनाइजेशन एनर्जी अफेक्ट कर रहे होते हैं एटम की, और आयोनाइजेशन एनर्जी है जनरली इंक्रीजेज अक्रॉस ए पीरियड में इंक्रीज हो रही होती है एंड डिक्रीजेज डाउन ए ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। जो ग्रुप में है वो डिक्रीज हो रही होती है पीरियोडिक टेबल में। आयोनाइजेशन एनर्जी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कह देते हैं और इसका यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर मोल। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।